चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। फ्रैंक हर्बर्ट की ड्यून, सच कहूं तो ये सिर्फ एक आम विज्ञान कथा या कोई साधारण सी कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पारिस्थितिकी, राजनीति, धर्म और नियति का एक पूरा का पूरा सभ्यतागत महाकाव्य है। और आज के इस विश्लेषण में हम इसी महाकाव्य की एक एक परत को खोलने वाले हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या एक बिल्कुल बंजर, सूखा, रेगिस्तानी ग्रह पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है? बिल्कुल, यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा आधार है। आकाशगंगा का सबसे कठोर, सबसे निर्दयी ग्रह ही असल में परम शक्ति की इकलौती कुंजी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे अस्तित्व का सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान पदार्थ यहीं पाया जाता है। आइए सबसे पहले कहानी के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, ड्यून की दुनिया और हाउस एट्राइड्स। तो कहानी की शुरुआत होती है कैलादान नाम के एक ग्रह से, जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ है और जहां हाउस अट्राइड्स का शासन है। यहीं हमारी मुलाकात होती है युवा पॉल अट्राइड से, जिसे एक बेहद खतरनाक परीक्षण का सामना करना पड़ता है, गोम जब्बार परीक्षा। रेवरेंड मदर मोहियम पॉल की परीक्षा लेती हैं, और पता है, बिना पलक झपकाए असहनीय दर्द सहने की पॉल की जो क्षमता है ना, वो एक बहुत बड़ा इशारा है। यह इस बात का संकेत है कि वह क्विसार्ट्स हेडेराच हो सकता है। ये एक ऐसा मसीहा है जिसका बेने गेसरेट नाम का एक रहस्यमयी समूह सदियों से इंतजार कर रहा है। इस दर्दनाक परीक्षण में पॉल का जीवित बच जाना इस बात की पुष्टि करता है कि उसमें पूरे ब्रह्मांड को बदलकर रख देने की गहरी क्षमता छिपी है। ठीक इसी दौरान पॉल के पिता ड्यूक लेटो अपने पूरे परिवार को अराकिस नाम के ग्रह पर ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अराकिस, जो कि एक बेहद खतरनाक रेगिस्तानी ग्रह है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि यही वो इकलौती जगह है जहां मेलेंज या मसाला पैदा होता है। और यह मसाला कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। यहाँ ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है कि कैसे इस खजाने पर अपना कब्जा जमाने की होड़ बैरन हार्कोनेन और फेड रॉथा की गहरी राजनीतिक साजिशों और धोखेबाजी की नींव रखती है। असल में हाउस एट्राइड्स के खिलाफ अविश्वास का बीज यहीं बो दिया जाता है। और यहीं से हम अगले अध्याय पर आते हैं, अराकिस पर विश्वासघात, जहां ड्यूक लेटो के पतन की शुरुआत होती है। अराकिस पर पहुंचते ही ड्यूक लेटो तुरंत मसाला खनन का काम अपने हाथ में लेते हैं। वो रेत के विशाल, खूंखार कीड़ों के हमले से अपने श्रमिकों को बचाते हैं और उनकी अटूट वफादारी भी जीत लेते हैं। लेकिन अफसोस कि यह शांति बहुत ही कम समय के लिए होती है। उनके आने के कुछ ही समय बाद डॉक्टर यूह, जो हार्कोनेन्स के भारी दबाव में थे, पूरी सुरक्षा व्यवस्था को गिरा देते हैं। यह एक बहुत ही भयानक विश्वासघात था। ड्यूक लेटो को बंदी बना लिया जाता है। अपनी मौत से ठीक पहले वो बैरन को मारने के लिए एक जहरीले दांत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका ये आखिरी प्रयास भी विफल हो जाता है। इसके बाद पॉल और उसकी मां लेडी जेसिका किसी तरह बंदी अवस्था से निकलकर उस भयंकर रेगिस्तान में भागने में सफल हो जाते हैं। और सच कहें तो उनका असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। ये मोड़ हमें इस कहानी के दूसरे भाग में ले जाता है, रेगिस्तान में संघर्ष और मुआद्दीब का सफर। अब जरा हालात की गंभीरता को समझिए। पॉल और जेसिका को इस कठोर, जानलेवा रेगिस्तान में अपनी जान बचानी है, और उनके ठीक पीछे क्रूर जरदौकर सेना हाथ धोकर पड़ी है। उस गहरे रेगिस्तान में भागते हुए पॉल के अंदर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव आने लगता है। उसकी दूरदर्शिता, यानी भविष्य देखने की शक्ति, पूरी तरह जागृत हो जाती है। उसके ये भविष्य सूचक दर्शन इतने तीव्र हो जाते हैं कि उसे एक बेहद भयानक भविष्य की झलकियां दिखाई देने लगती हैं। एक ऐसा हिंसक जिहाद, एक ऐसा धर्म युद्ध जो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ उसके नाम पर लड़ा जाएगा। ये एक बहुत ही डरावना और विचलित कर देने वाला एहसास है। अब जिंदा बचने का इकलौता रास्ता क्या था? उन्हें उस रेगिस्तान के मूल निवासियों यानी फ्रीमेन लोगों के साथ मिलना ही था। जल्दी ही उनका सामना स्टिल्गर और उनके कबीले से होता है। जेसिका एक अनुष्ठानिक युद्ध में अपनी ताकत साबित करती है और कबीले का सम्मान जीत लेती है। वहीं पॉल को भी उनके समाज में अपना लिया जाता है। वह अपने लिए एक गुप्त नाम, उसूल, और लोगों के बीच पुकारा जाने वाला नाम मुआदिब चुनता है। सीएच टैबर की उस छिपी हुई बस्ती में रहते हुए पॉल की मुलाकात चानी से होती है। उनका रिश्ता बहुत तेजी से गहरा होता है, जहां प्यार और पॉल की नियति के धागे एक साथ उलझने लगते हैं। इसी दौरान कहानी में कई जादुई और शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जेसिका एक खतरनाक मसाला अनुष्ठान से गुजरती है और सफलतापूर्वक रेवरेंड मदर बन जाती है।
दूसरा बड़ा बदलाव तब आता है जब इस अनुष्ठान के गहरे असर के कारण उसकी बेटी आलिया का जन्म होता है, जो जन्म से ही एक भयानक और पूरी तरह से विकसित चेतना वाली बच्ची है। और तीसरा, पॉल पूरी तरह से फ्रीमैन के तौर तरीकों में खुद को ढाल लेता है। वो विशालकाय रेत के कीड़ों की सवारी करना और रेगिस्तान की युद्ध कला सीख लेता है। सच कहूं तो पॉल का करिश्मा अब इतना बढ़ चुका है कि फ्रीमैन उसे अपना मसीहा मानने लगते हैं, जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। कहानी अब अपने अगले महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करती है, मुआदिब का उदय, यानी पुस्तक 3, पैगंबर। इस बिंदु तक आते आते कई साल बीत चुके हैं। वो लोग जिन्हें कभी सताया गया था और भागने पर मजबूर किया गया था, अब एक बेहद शक्तिशाली और दुर्जयी फौज बन चुके हैं। यहाँ पॉल की पहचान का जो दोहरापन है वो एकदम खुलकर सामने आता है। एक तरफ हमारे पास पॉल अट्राइड्स है, एक कुलीन उत्तराधिकारी जिसे बहुत ही औपचारिक सैन्य रणनीति सिखाई गई है, और दूसरी तरफ है मुआद्देब, एक बेहद भयंकर और मसीहाई रेगिस्तानी सेनापति। पॉल इन दोनों रूपों को मिलाकर एक बेहद घातक विद्रोही नेता बन जाता है, और सोले पे सुहागा ये कि लंबे समय से बिछड़े हुए गार्नी हालेक की वापसी उसकी सैन्य शक्ति और नेतृत्व को कई गुना और मजबूत कर देती है। और अब समय आ गया है उस पल का जिसका सबको इंतजार था, अंतिम टकराव और सम्राट से सीधी जंग। अरैकिस पर विद्रोह की आग इतनी भड़क चुकी है कि सम्राट को खुद अपनी एलीट सरदाउकर सेना के साथ इसे कुचलने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। यह वह अंतिम दृश्य सच में बेहद सिनेमाई और बहुत ही विशाल है। एक विनाशकारी और अचूक हमले में पॉल उन विशाल रेत के कीड़ों को सम्राट की सेना के खिलाफ एक जीवित हथियार की तरह उतार देता है। इसके ठीक बाद एक बेहद तनावपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाला आमने सामने का द्वंद्व युद्ध होता है। इसमें पॉल फेडरोथा को हरा देता है और बस इसी के साथ हमेशा के लिए हार्कोनेन वंश का अंत हो जाता है। लेकिन लड़ाई जीतने के बाद ही तो असली राजनीति शुरू होती है। पॉल सीधे सम्राट से भिड़ जाता है और उसे अपनी गद्दी छोड़ने के लिए पूरी तरह मजबूर कर देता है। सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वो एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल चलता है और राजकुमारी इरुलान से शादी कर लेता है। हालांकि ये सिर्फ एक समझाता है, क्योंकि उसका सच्चा प्यार और पूरी निष्ठा हमेशा चानी के लिए ही रहती है। घटनाओं का ये पूरा क्रम कहानी की एक बहुत ही कड़वी विडंबना को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसा कि कहा गया है, एक ऐसा स्वर्गारोहण जो एक आकाश गंगा जिहाद को प्रज्वलित करेगा, एक ऐसी नियति जो विजयी भी होगी और उतनी ही भयावह भी। मुआदेब के रूप में अपनी इस भूमिका को स्वीकार करते हुए पॉल को अंततः यह एहसास हो ही जाता है कि उसका ये उत्थान उसी पवित्र युद्ध को जन्म देने वाला है जिसे वो हमेशा से हर कीमत पर रोकना चाहता था। तो कहानी के इस सफर के बाद आइए अब एक नजर डालते हैं ड्यून के मुख्य विषयों और इसकी दार्शनिक गहराई पर। असल में यही वो दार्शनिक गहराई है जो इस कहानी को सिर्फ एक साधारण सी साइंस फिक्शन साहसिक कथा से कहीं ऊपर उठाती है। सबसे पहले बात करते हैं पारिस्थितिकी की। जैसा कि स्रोत में बिल्कुल सटीक तरीके से बताया गया है, ये कठोर रेगिस्तान और ये बेहद कीमती मसाला कहानी में सिर्फ एक पृष्ठभूमि या जगह मात्र नहीं है, बल्कि ये वो सक्रिय शक्तियां हैं जो संपूर्ण सभ्यताओं का भाग्य तय करती हैं। पर्यावरण का किसी समाज पर इतना गहरा और शक्तिशाली प्रभाव इस कहानी का एक बहुत ही मजबूत और अहम स्तंभ है। इसका दूसरा प्रमुख विषय है राजनीति। इस पूरे कथानक का मूल पूरी तरह से साम्राज्यवादी सत्ता के संघर्ष, गहरे विश्वासघात और पल भर में टूट जाने वाले गठबंधनों द्वारा ही संचालित होता है। यहाँ हम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे महज लालच और दूसरों पर नियंत्रण करने की भूख पूरे ब्रह्मांड के भविष्य को दिशा देती है। तीसरा और बहुत ही दिलचस्प विषय है धर्म और भविष्यवाणी। पॉल का एक आम इंसान से मुआद्दीब में बदल जाना एक बेहद जटिल स्थिति पैदा कर देता है। यह लोगों के सच्चे विश्वास और बेने गेसरेट द्वारा की गई सुनियोजित हेरफेर के बीच की बारीक रेखा को पूरी तरह से धुंधला कर देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के लिए मिथकों को गढ़ा और स्थापित किया जाता है। और आखिर में बात करते हैं मानव क्षमता की। बेने गेसरेट का वो गुप्त प्रजनन कार्यक्रम और पॉल की तीव्र दूरदर्शिता मानव विकास की चरम सीमाओं की पड़ताल करती है। ये पूरी अवधारणा इस बात पर रोशनी डालती है कि आखिर इंसान का शरीर और उसकी चेतना अगर अपनी पूरी क्षमता पर आ जाएं तो वास्तव में क्या कुछ हासिल कर सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न हमारे सामने उभर कर आता है।
क्या मुआदिब का ये अभूतपूर्व उदय मानव विकास की एक बहुत बड़ी जीत है, या फिर ये एक भयावह और विनाशकारी आकाशगंगा आपदा की शुरुआत भर है? सच तो यह है कि पॉल की इस यात्रा की यही नैतिक अस्पष्टता ही ड्यून को इतना आकर्षक और अमर बनाती है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से ड्यून के इस विशाल महाकाव्य ब्रह्मांड और इसकी इन जटिल परतों को समझने में जरूर मदद मिली होगी।